नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का साइंस सीरीज में पार्ट नंबर 13 होने वाला है। इससे पहले हम 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास लगभग 2 दिन के बाद आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मैं आगे से प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर एक वीडियो मिले, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? कोई एक ट्रेन है, अगर अचानक से चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? इस 4 ऑप्शन में से आपको वीडियो पॉज करके देखना है, ठीक है। आपको टाइम नहीं देंगे हम, ठीक है। इसका कारण है गति का जड़त्व के नियम कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया कारण ऐसा होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया आप कहाँ पढ़े थे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? बताता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, रेस्ट के कंडीशन में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, मोशन की अवस्था में है, तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए, बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जड़त्व का नियम से, लॉ ऑफ इनर्शिया से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि एक क्वेश्चन तो यही हो गए कि ट्रेन जैसे ही अचानक से चलना आरंभ करती है तो उसमें जो बैठे यात्री का सिर पीछे लग जाता है। दूसरा सवाल पूछता है कि जैसे ही ट्रेन या बस अचानक से रुक जाती है उस केस में क्या होता है? जो सवारी है या पैसेंजर है वो आगे चले जाते हैं। और क्या क्वेश्चन बनता है? जैसे गोली मारने पे कांच में छेद हो जाता है लेकिन कांच टूटता नहीं है। कंबल को डंटे से पीटने पे जो उसमें पार्टिकल हैं, गंदे पार्टिकल, वो बाहर आ जाते हैं। पेड़ को हिलाने पे उसके जो पेड़ पौधे के जो फल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल है लॉ ऑफ इनर्शिया का, जड़त्व के नियम का, जो कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फोर्स का डिफिनेशन देता है। आपको एग्जाम में पूछता है कि फोर्स का डिफिनेशन कहाँ से मिलता है, तो फोर्स का डिफिनेशन आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिलता है। जो न्यूटन अब सेकेंड लॉ है ना, उससे आपको मिलता है फोर्स का क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कि कितना मात्रा में फोर्स लगाना चाहिए। फोर्स बराबर ma कहाँ से मिलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, मास 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा आपको निकालना है। यहाँ पे तो कितने लोग 10 kg मार के निकल जाएंगे, क्योंकि मास दिया हुआ है, मास से पूछा होगा, मार के निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg, आपसे वेट पूछा हुआ है, भार पूछा हुआ है। और वेट हमेशा आप न्यूटन में बताओगे, kg में नहीं बताओगे, ठीक है। तो मास दिया हुआ है 10 kg, आपको वेट पूछा है, तो वेट बराबर होता क्या है? mg होता है, मास इंटू जी होता है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण इसको हम बोलते हैं। तो मास दिया हुआ है 10 kg, और आपको जो जी है पृथ्वी के सरफेस पे कितना होता है? 9.8 होता है, ठीक है। तो 9.8 इसको पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 98 kg होगा कि न्यूटन होगा वेट आपका? तो वेट आपका kg नहीं होगा, वेट आपका न्यूटन होगा। देखिए दोनों एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 98 न्यूटन भी दिया हुआ है, 98 kg भी दिया हुआ है। तो वेट हमेशा आपका न्यूटन में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा धातु, मेटल, एक लिक्विड है, द्रव है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे मेटल के बारे में पूछा है, कौन सा लिक्विड होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, पारा, मरकरी, जो आपका लिक्विड होता है। मेटल है फिर भी आपका लिक्विड है। अगर यहीं पे नॉन मेटल पूछता, अधातु के बारे में पूछता, और जो कि आपका लिक्विड है, तब आपका हो जाता ब्रोमीन, ठीक है। दोनों का याद रखना है कि ब्रोमीन आपका अधातु होते हुए भी लिक्विड है, और धातु में पूछे कौन सा लिक्विड है तो पारा है, मरकरी है। मरकरी को हम Hg से डिनोट करते हैं, Hg। एटॉमिक नंबर कितना होता है मरकरी का? मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। मरकरी का जो अयस्क है उसका क्या नाम है? जिसको हम बोलते हैं ओर, इंग्लिश में क्या होता है इसका? ओर, सिनेबार। एग्जाम में कितने बार पूछता है इसको ध्यान में रखिएगा, सिनेबार। मरकरी को हम क्विक सिल्वर बोलते हैं, QUICK, क्विक सिल्वर बोलते हैं। मरकरी का यूज हम कहाँ पे करते हैं? बैरोमीटर में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। ब्रोमीन,
ब्रोमीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो ब्रोमीन आपका 17वां जो ग्रुप है ना, हाइड्रोजन फैमिली, उसका पार्ट है। कौन कौन सा इस ग्रुप में आते हैं एलिमेंट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। आपको पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए हमेशा। अगर आप रेलवे के एलपी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोजले वाला, आपको आपके पास रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 और एस्टेटीन का आपका होता है 85। ऑप्शन नंबर सी है जिंक। जिंक के बारे में फटाफट बता दीजिए। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पहले तो जिंक का सिंबल बता दीजिए, इसको कैसे संकेत करते हैं। जिंक को हम Zn से दर्शाते हैं, इसका सिंबल होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 30 होता है। ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जो आपका लोहे पे जस्तीकरण करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो जिंक का परत ही हम चढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम Al से दर्शाते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। और एल्युमिनियम आपका 13वें ग्रुप का एलिमेंट होता है। 13वें समूह का, जो खड़ा खड़ा होता है ना आपका पीरियोडिक टेबल में, 13वें ग्रुप का होता है। क्या ट्रिक बताए थे आपको हम? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला TL, गाजर है Ga है। आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ट्रिटियम, ये आपका है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम का पहला सबसे पहले पूछ लेता है अयस्क के बारे में, ओर के बारे में। तो आपको याद रखना है कौन सा? बॉक्साइड। बॉक्साइड अयस्क है आपका एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या करता है कि आपका अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। जिंक का भी एक ऑक्साइड होता है ZnO, दोनों इंपॉर्टेंट है। Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, दोनों आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, दोनों को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल हम Na से दर्शाते हैं, नेट्रियम बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 11। ये आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है। एल्युमिनियम आपका P ब्लॉक का एलिमेंट है। P ब्लॉक आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक होता है आपका P ब्लॉक। और सोडियम आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है। जो स्टार्टिंग का 2 ग्रुप है ना, पहला और दूसरा आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सोडियम आपका पहला ग्रुप का ही एलिमेंट है। पहला ग्रुप का ट्रिक क्या बताए थे आपको हम? हेलिना का रब से फरियाद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना का के रब से फरियाद, रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये है आपका सोडियम। सोडियम आपका बहुत तेज अभिक्रियाशील होता है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम को हम मिट्टी के तेल में, किरोसिन के तेल में डुबो को रखते हैं। एग्जाम में पूछता है कि किस एलिमेंट को मिट्टी के तेल में डुबो को रखा जाता है, तो सोडियम को डुबो को रखा जाता है। सोडियम धातु इतना सॉफ्ट होता है, इसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ये भी पूछता है। ठीक है, तो सोडियम के बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है। बाकी सोडियम का जो यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, आपको बता चुके हैं धामन सोडा का। धामन सोडा का क्या फार्मूला होता है? Na2CO3.10H2O, इसको ध्यान में जरूर रखना है। इसमें 10 अणु होते हैं धामन सोडा में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका फार्मूला होता है आपका खाने का सोडा का होता है, बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? अगर पानी का घनत्व इतना दिया हुआ है और तांबे का, कॉपर का घनत्व डेंसिटी इतना दिया हुआ है, तो आपसे कॉपर का तांबे का सापेक्षिक घनत्व पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व होता क्या है और घनत्व से कैसे अलग है, डेंसिटी से कैसे अलग है? तो रिलेटिव डेंसिटी और एक होता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी को हम बोलते हैं घनत्व और रिलेटिव डेंसिटी को हम बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। तो हम सिंपल डेंसिटी में क्या करते हैं? मास को, किसी वस्तु के मास को उसके वॉल्यूम से भाग कर देते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन, द्रव्यमान को आयतन से भाग करने पे हमको डेंसिटी मिल जाता है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व में
किसी भी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व उसके पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पूछा है कॉपर का सापेक्षिक घनत्व, तो ऊपर में आप कॉपर का डेंसिटी मेजर करोगे, डेंसिटी ऑफ कॉपर, इसको आप भाग कर दोगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, यही आपका कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। आप यहाँ पर देख लो तो डेंसिटी है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होता है। डेंसिटी ऑफ कॉपर है, कॉपर का डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे पानी का डेंसिटी कितना हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, दोनों कट जाएंगे। हमें रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस होता है, बिना यूनिट का होता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कॉपर का सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, पुट करो डायरेक्ट। डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया 8.9 दिया हुआ है, 8.9 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 होता है, क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है। 10⁻³ होता है, दोनों को काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 8.9 आ जाएगा। क्या केजी पर मीटर क्यूब में आएगा या फिर कुछ और आएगा, तो नहीं, रिलेटिव डेंसिटी आपका यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, एलोट्रोप नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। पहले तो अपरूप और एलोट्रोप होते क्या हैं इसके बारे में बताइए। तो ऐसे वस्तु जो देखने में, आपको देखने में लगेंगे अलग अलग हैं, लेकिन इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म सेम होता है। यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं जिसका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका अलग होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं, एलोट्रोप बोलते हैं। तो यहाँ आपको कार्बन का पूछा हुआ है, तो देख लीजिए फुलरीन, डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला, चारों में आपका कार्बन पाया जाता है। तो इसमें से पूछा है कार्बन का एलोट्रोप नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला आपका इस चारों में से डिफरेंट है, अलग है। बाकी आपका फुलरीन, हीरा और ग्रेफाइट ये आपका देखने में अलग अलग होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म तीनों का सेम होता है। ग्रेफाइट आपका अधातु है, अधातु होते हुए भी आपका करेंट और आपका टेम्परेचर दोनों का कंडक्टर होता है, चालक होता है। आपका अब आ गया कोयला, कोयला आपका कार्बन का ही क्वांटिटी है, लेकिन कार्बन का एलोट्रोप इसमें से नहीं है, ये तीनों आपका यहाँ से सेम है। कोयला आपका 4 तरह के होते हैं, ए, बी, एल, पी, मतलब एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कैसे बांटते हैं इसको हम, कार्बन परसेंटेज के आधार पे कोयले को बांटा गया है 4 पार्ट में। जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें आपका 95% आपका कार्बन पाया जाता है। जो आपका बिटुमिनस है इसमें लगभग 80% या 85% का लगभग में बिटुमिनस में पाया जाता है। लिग्नाइट में आपका 70% कार्बन पाया जाता है और पीट में लगभग 60% के लमसम में पाया जाता है आपका कार्बन। जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट, और इसी टर्म में आपको याद करना है, ठीक है, ABLP करके। यहाँ पे जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट, इससे क्वेश्चन बनता है कि ब्राउन कोयला, भूरा कोयला किसको बोलते हैं, तो लिग्नाइट को ही बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो क्या ऐसा क्वांटिटी है, कौन सा ऐसा राशि है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि में मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, अदिश राशि कौन सा है। तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। वेक्टर भी आपका वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क बराबर होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब बल इंटू विस्थापन होता है, उसी को हम कार्य बोलते हैं। कार्य का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है,
यहाँ से भी एक यूनिट मिल जाएगा आपको। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट होता है, आपको ध्यान में रखना है, लेकिन एसआई यूनिट जूल होता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है 211 नंबर क्वेश्चन, लंबवत वर्टिकल फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के पश्चात जमीन पर लौटकर आ जाती है। जिस वेग के साथ उसको फेंका गया था उसको निकालना है कि कितने वेग से कितने वेलोसिटी को गेंद को ऊपर फेंका गया था। कोई गेंद था, गेंद को उसको ऊपर फेंका गया है और 12.5 सेकंड के बाद गेंद दोबारा पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो जिस वेग से फेंका गया था, यानी स्टार्टिंग का वेलोसिटी पूछा है, तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को, और अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको u पूछा है कि u आपको निकालना है कि कितना होगा। क्या आपको पता है कि बॉल जब भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है, तो आपका जो वेलोसिटी होता है उसको 0 हो जाता है। मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो लास्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे v आपका 0 हो जाता है, मतलब अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो बस इसी का कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 12.5 दिया हुआ है, ऊपर गया फिर दोबारा से वापस आ गया 12.5 सेकंड में। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा होगा, तो 12.5 को 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि आधा ही तो है। कितना आ जाएगा, 6.25 सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में एक जानने लायक और बात है कि स्टार्टिंग में जैसे ही बॉल आप ऊपर फेंकते हो, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाता है। मान लो कि आप 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को यहाँ से आप थ्रो किए हो, फेंके हो, तो धीरे धीरे इस बॉल का स्पीड ऊपर जाते कम होते जाता है। 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, और मैक्सिमम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा ना, इसका स्पीड फिर से बढ़ेगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ पे 0 था, 1 होगा, 2 होगा, नीचे आते आते तो फिर से इसका 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, किस तरह से स्पीड आपका वेलोसिटी चेंज होता है। तो आपको यहाँ से टाइम कितना मिल गया, 6.25 सेकेंड यहाँ से आपको टाइम मिल चुका है। यहाँ पे अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी 0 है, u आपको निकालना है। तो हम यूज करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ये आपका जब लीनियर डायरेक्शन में मूव करता है ना, तब हम ए लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉल आपका ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में हम ए को किससे रिप्लेस करते हैं, ए को हम जी से रिप्लेस कर देते हैं। इसको आपको हम बता चुके हैं पहले। और जी आपका पॉजिटिव और निगेटिव कब होता है, जब बॉल आपका ऊपर जाता है तब जी का वैल्यू निगेटिव होता है। अब बॉल जब नीचे आएगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव हम लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बॉल आपका स्टार्टिंग से ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे जी का वैल्यू निगेटिव लेंगे। पुट कर दीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, u आपको निकालना है, और एक जगह पे g पुट कीजिए। वो भी कैसा, बॉल आपका ऊपर जा रहा है तो हम माइनस का पुट करेंगे, माइनस का g पुट करेंगे। टाइम आपको 6.25 सेकेंड आपको दिया हुआ है, और अर्थ सरफेस पे g का वैल्यू कितना होता है, 9.8। लेकिन क्वेश्चन में आपको 10 लेने के लिए बोला है, तो 10 पुट कर दीजिए। जाएगा 0 बराबर u माइनस जी 10 गुना 6.25, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। तो u इधर चल जाएगा, तो u बराबर 62.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी 62.5 से फेंका गया था, और आपका हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गया था। कितना टाइम में, 6.25 सेकेंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 62.5। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए, किसके मेजर के लिए किया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग आपका अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सूर्य का टेम्परेचर मेजर करना है तो पायरोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, एग्जाम में पूछता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर,
हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। हाइग्रोमीटर से आप आर्द्रता मेजर करते हो, ह्यूमिडिटी मेजर करते हो, और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से आप पानी का डेंसिटी मेजर करते हो। नेक्स्ट है दूध का अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापने में किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो दूध का अपेक्षिक मेजर करने के लिए आपको लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि दूध का शुद्धता, उसका प्योरिटी मेजर करने के लिए भी लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, ये क्या मेजर करता है, तो आपका पानी का डेंसिटी मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर को मेजर करता है। और विभवांतर क्या होता है, तो एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र में एक स्थान, मान लीजिए ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है, तो एक कूलम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना एनर्जी लगाना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और विभवांतर का यूनिट क्या होता है, विभवांतर का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। और थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, मरकरी भरा जाता है, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए और बी, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। एग्जाम में पूछता है कि जो दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे दोनों कार्य करते हैं। दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है प्रकाश विकिरण, लाइट रेडिएशन की प्रकृति क्या होती है। चारों ऑप्शन में से वीडियो को पॉज करके बताइए। तो इसमें से आपका लाइट का रेडिएशन होता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार का होता है, तरंग का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर किसने बताया था कि आपका जो प्रकाश दोनों प्रकार का होते हैं, डी ब्रोगली ने बताया था। इसको ध्यान में आपको रखना है कि डी ब्रोगली ने बताया था कि आपका लाइट है डुअल नेचर का होता है। ठीक है, कि लाइट आपका वेव की तरह भी व्यवहार करता है और पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है। अब किसने बताया था कि लाइट आपका वेव की तरह व्यवहार करता है। वेव के लिए पूछता है, दोनों का आपको ध्यान में रखना है। एक वेव वाला ध्यान में रखना है और एक ध्यान रखना है तरंग और कण दोनों के प्रकार का। तो वेव वाला बताया था हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस आपको ध्यान में रखना है। लाइट के लिए किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग इसको हम बोलते हैं। साउंड, साउंड के लिए आपका मीडियम का आवश्यकता पड़ता है। साउंड आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, लेकिन आपका जो लाइट है वैक्यूम में ट्रेवल करता है। चलिए हम आगे चलते हैं। और जो लाइट का स्पीड है कितना होता है एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट का स्पीड किसने मेजर किया था फर्स्ट टाइम, तो रोमर, ध्यान में रखना है, रोमर भाई साहब ने मेजर किया था, रोमर। ठीक है, रोमर ने स्टार्टिंग में लाइट का वेलोसिटी मेजर किया था। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल, प्रकाश का गति, स्पीड ऑफ लाइट किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगा, लोवेस्ट होगा। तो लोवेस्ट इसमें से बताना है कि सबसे लोवेस्ट किसमें होगा। आपको हम बता चुके हैं कि प्रकाश गति के लिए किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। निर्वात में वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश आपका ट्रेवल करता है सबसे ज़्यादा स्पीड से, और सबसे कम सॉलिड में करता है, ठोस में करता है। तो देख लीजिए इसमें से सॉलिड कौन सा है, ठोस कौन सा है, तो आपका कांच, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गैस में करता है, उसके बाद लिक्विड में करता है। जस्ट अपोजिट है आपका साउंड का। साउंड सबसे ज़्यादा मेजर करता था किस में, आपका सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। वैक्यूम में तो आपका साउंड ट्रेवल ही नहीं करता था, क्योंकि साउंड को आपको मीडियम का आवश्यकता पड़ता था, किसी माध्यम का आवश्यकता पड़ता है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो जिसका भी अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना, वो उसका लाइट का स्पीड आपका कम हो जाएगा उस मीडियम के लिए। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 होता है, 3/2 होता है। वैक्यूम का एक ही होता है, एयर में भी एक ही होता है। वाटर का 4.3 होता है अपवर्तनांक, जिसको हम 1.33 लिखते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य हेल्दी ह्यूमन में शरीर का तापमान बॉडी टेम्परेचर निम्न में से कितना होता है, चारों ऑप्शन में से बताइए। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है कि सेल्सियस में होता है। देखिए यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है, यहाँ 310 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री पे होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन स्केल में 310 केल्विन होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में से कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 310 केल्विन। नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पिघलता है, जब आपका आइस मेल्ट करता है तब बताना है क्या होता है। तो जब भी आपका आइस मेल्ट करता है तो आपका वॉल्यूम घटता है। आप देखे होंगे कि पाइप से पानी फ्लो करता है और ठंडे के दिन में पाइप फट जाता है, इसका क्या कारण है। तो ठंडे के दिन में पाइप में जो पानी बह रहा है वो जम जाता है ठंडी के कारण, और जमने के कारण जो इसका आइस है, आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब आयतन बढ़ जाता है। जब भी आयतन बढ़ता है ना, ये पाइप को फाड़ देता है। ठीक है, पूछ रहा है कि जब भी बर्फ़ पिघलता है, मतलब जब बर्फ़ पिघलेगा, मेल्ट करेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोले थे कि आयतन इसका घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में अपना साइकिल घुमाता है तो बताना है कि वह क्या करता है। तो कोई साइकिल सवार है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मोड़ है, यहाँ आपका खेत है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे रोड गुजरा हुआ है, आप साइकिल चला रहे हैं। तो आप जैसे ही इस मोड़ पे पहुँचते हो तो आप बाहर की तरफ झुकते हो या फिर अंदर की तरफ झुकते हो। तो साइकिल जब भी आप मोड़ पे लाओगे ना तो आप अंदर की तरफ झुकते हो। ठीक है, तो आपका भीतर की ओर झुकना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अंदर की तरफ क्यों झुकते हो, कि यहाँ पे जब भी आप पहुँचते हैं ना तो एक फोर्स आपको बाहर खींचता है और एक फोर्स अंदर खींचता है। कोई भी मान लीजिए एक आपका गोला है, इस गोला में आप एक फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचता है, एक फोर्स इसको बाहर तरफ खींचता है। तो जो फोर्स अंदर की तरफ खींचता है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीपी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, और बाहर वाले को बोलते हैं सीएफ, सेंट्रीफ्यूगल। हिंदी में क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल को, हिंदी में वो बोलते हैं इसको हम अभिसारी बल, और बाहर वाले को सेंट्रीफ्यूगल को हम बोलते हैं अपसारी बल। तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को हम बैलेंस करने के लिए हम अपने आप को अंदर की तरफ झुका लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल से भी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सेंट्रीफ्यूगल से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है, कपड़ा धोने का मशीन है, वॉशिंग मशीन है, किस प्रिंसिपल पे क्या करता है, किस बल पे काम करता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल पे काम करता है। दही निकालना, क्रीम से दही को हटाना, क्रीम सेपरेटर मशीन होता है। आप देखे होंगे गांव देहात में माठा माना, जिसमें माठा मारते हैं उस समय आपका जो दही से जो क्रीम है वो अलग हो जाता है, तो वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द्रव के बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं। बोल रहा है कोई भी लिक्विड है, ड्रॉप है, वो उसका कंप्रेस और लोवेस्ट वॉल्यूम धारण करता है। ऐसा क्वालिटी को, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में कोई भी लिक्विड आपका मिनिमम वॉल्यूम एक्वायर करना चाहता है, एक छोटे से क्षेत्र में रहना चाहता है। ठीक है, सरफेस टेंशन से एक रिलेशन पूछता है कि टेम्परेचर से इसका कैसा रिलेशन है तापमान से, तो जस्ट अपोजिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका एग्जाम्पल से, जैसे कि सुई है पानी के सरफेस पे तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही। मच्छर जो हैं पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं, अगर पानी के सरफेस पे हम मिट्टी का तेल डाल दें तो ये सरफेस टेंशन को पानी का कम कर देता है, और मच्छर आपका जब भी पानी पे बैठेंगे तो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी है केशिकत्व, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि जो लालटेन में है जो बत्ती डाला रहता है, बत्ती से आपका तेल ऊपर में चढ़ता है, कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है, कैपिलरिटी केशिकत्व पे काम करता है। आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे में आपका मिनरल या फिर जल ऊपर चढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जो आपका जाइलम है ना, ये जल लेके जाता है, और फ्लोएम आपका खनिज पदार्थ मिनरल लेके जाता है।
तो किस प्रिंसिपल पे ये जड़ से होते हुए पत्ते तक पहुंचते हैं? तो केशिकत्व कैपिलरिटी के कारण ही पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? कार्बन बताना है किस में मिलेगा। क्या प्लेटिनम में मिलेगा, चांदी में मिलेगा, आयरन में मिलेगा, लिग्नाइट में मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या था अभी आपको बताए थे, एक कोल का प्रकार है, कोयला है। AbL, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कार्बन परसेंटेज के आधार पर कोयला को बांटा गया है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आयरन। आयरन के बारे में बता दीजिए फटाफट। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 26। आयरन को हम Fe से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Fe से दर्शाते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सिल्वर, सिल्वर को हम Ag से दर्शाते हैं, सिंबल होता है Ag। और Ag आपका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। ए भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78 होता है और इसको हम Pt से दर्शाते हैं। 78 तो होगा प्लेटिनम का, 79 किसका होता है? 79 होता है आपका गोल्ड का, Au का। 80 किसका होता है? 80 होता है आपका मरकरी का। नेक्स्ट क्या है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसको शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में रहता है? आपको बताना है। तो क्लोरीन, क्लोरीन आपका गैस ये अवस्था में रहता है। ब्रोमीन आपका लिक्विड है। आपको बताए थे कि ब्रोमीन आपका अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन आपका लिक्विड अवस्था में रहता है। आयोडीन आपका सॉलिड अवस्था में रहता है और आपका फ्लोरीन भी आपका गैसीय अवस्था में रहता है। तो इसमें से ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन को हम Cl से दर्शाते हैं। ब्रोमीन को हम Br इसका सिंबल होता है। आयोडीन का I से इसका सिंबल होता है और फ्लोरीन को हम F से दर्शाते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक 9 होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपका 17वें समूह का एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और आयोडीन आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 17वां समूह है, 13 ग्रुप से लेके 18वें ग्रुप तक ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 to 3। निम्न में से नीला थोथा किसको बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। वीडियो रोकिए, इसमें से बताइए। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं? जी हाँ, कॉपर सल्फेट को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। CuSO4.5H2O, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा। जो आपका आयरन सल्फेट है FeSO4.7H2O, इसको हम बोलते हैं क्या? ग्रीन विट्रियोल, हरा कशिश इसको हम बोलते हैं। जो आपका जिंक सल्फेट है ZnSO4.7H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाइट कशिश के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वायुयान के टायरों को वायुयान के जो टायर हैं उसमें भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वायुयान के जो टायर हैं उसमें भरने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम आपका हल्का होता है, इसीलिए यूज करते हैं। हीलियम से भी हल्का तो हाइड्रोजन होता है, तो इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन आपका ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल के रूप में इसको हम जानते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग 76% के लगभग में। उसके बाद आपका हीलियम पाया जाता है। हीलियम का उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो आप सुने होंगे कि जो आपका गोताखोर होते हैं अपना टैंक में ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिक्स करके ले जाते हैं, क्योंकि हीलियम आपका हल्का होता है। ठीक है, अस्थमा रोगी, जो दमा के रोगी होते हैं, अस्थमा रोगी होते हैं, उनको ऑक्सीजन और हीलियम दोनों मिला के ही दिया जाता है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। और हीलियम का आविष्कार किसने किया था? लोकेयर ने किया था। इसको ध्यान में रखिएगा, लोकेयर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए
बेकिंग सोडा में मतलब खाने का सोडा में किस अम्ल को डाला जाता है या किससे अभिक्रिया कराया जाता है। तो आपका जो बेकिंग सोडा है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में हम टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तब जाके हमको बेकिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। सिट्रिक अम्ल जो खट्टे फल होते हैं सिट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है। एस्टिक अम्ल को हम सिरका भी बोलते हैं, इसको हम विनेगार भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को हम HNO3 बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा HNO3 को। क्या बोल रहा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का क्या होता है। तो कोई जहाज आपका नदी में तैरता है तो जब भी उस समुद्र में इंटर करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो ऑप्शन नंबर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि नदी में थोड़ा सा नीचे रहेगा और समुद्र में के पानी में थोड़ा सा ऊपर चला जाता है जहाज। तो आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी वस्तु पानी को उतना ही ज़्यादा रिप्लेस करता है, उतना ही ज़्यादा हटाता है जितना उसका खुद का वेट, खुद का वॉल्यूम जितना ग्रहण करता है। मान लीजिए ये आपका जहाज है तो खुद का नीचे उतना ही पानी को रिप्लेस करेगा जितना इसका खुद का वेट होता है। तो अपने वेट के अनुसार ही पानी को रिप्लेस करता है, पानी को हटाता है। जो आपका समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी का डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, नॉर्मल वाटर जो आपका नदी का पानी है। ठीक है, तो डेंसिटी अधिक होने के कारण जो आपका समुद्र का जो पानी है वो कम रिप्लेस होता है। इसीलिए जो आपका जहाज है समुद्र में आने पे थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, किसके कारण, पानी का डेंसिटी, समुद्र का पानी का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस गुणधर्म, किस प्रॉपर्टीज के कारण पानी से भरे बर्तन में डाला हुआ सिक्के का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये क्या है, भ्रम है। और जब भी भ्रम आपको डाउट होगा तब क्या डालोगे आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डालोगे, प्रकाश का अपवर्तन डालोगे। कोई भी एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, यहाँ पे आपको सिक्का रखा हुआ है, ये सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन है। यहाँ पे एक आप मान लो पेंसिल डाल दो, ये पेंसिल आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय 2 मिनट पहले या फिर 2 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना, मतलब सनसेट और सनराइज से 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखाने लगता है। ये क्या है, भ्रम है। और जब भी भ्रम आपको पैदा होगा तो यहाँ क्या लगाओगे आंसर आप, प्रकाश का अपवर्तन लगाओगे। आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है प्रकाश का प्रकीर्णन से, कि आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। समुद्र का पानी का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये तो फैक्ट है, भ्रम तो नहीं है कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय आपका लाल दिखाई देता है, ये भ्रम नहीं है। तो इस क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाएगा। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट पहले ही दिखाई देना, वो क्या है, वो आपका प्रकाश का अपवर्तन है। दोनों में ध्यान रखिएगा। जो फॉग और बादल होते हैं उनका वाइट कलर का दिखाई देना क्या कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपसे हम कल मिलते हैं।